हाँ, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट कर लिया था। आज हमें करना है आगे स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो कैसे बताओगे? ठीक है, तो उसको समझना। स्पेक्ट्रम इज द अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इन अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करें तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इन अ रेगुलर पैटर्न। ठीक है, इसको लिख लो वरना ये चला जाएगा। ठीक, तो अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट जो रेगुलर पैटर्न पे हो। अब वो रेगुलर पैटर्न इंक्रीजिंग का भी हो सकता है और डिक्रीजिंग का भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक, तो देखो पढ़ो। द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसा कि आपने लास्ट में पढ़ा था कि कॉस्मिक रेज है ना, कॉस्मिक रेज आगे जाती हैं, गामा में कन्वर्ट होती हैं, गामा एक्स रेज में, एक्स रेज यूवी रेज में, यूवी रेज विजिबल में, कॉस्मिक रेज जाती हैं कहाँ तक? हम लोग कॉस्मिक रेज से जाते हैं रेडियो वेव्स तक। ये आपने पढ़े हुए थे है ना, कॉस्मिक से रेडियो वेव्स पर जाते हैं हम। तो यहाँ तक की चीज़ें आपने पढ़ी हुई थी, हमको पता था। ठीक, इन्हीं अरेंजमेंट्स को अब हम कॉस्मिक से रेडियो वेव्स में जब जा रहे हैं तो हम या तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे बात कर लें या हम डिक्रीजिंग वेवलेंथ पे बात कर लें। ठीक है, तो किसी भी सिनेरियो पे अगर आप बात करो, चाहे फ्रीक्वेंसी वाले चाहे वेवलेंथ वाले, तो उसका एक ऑर्डर होना चाहिए, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया? ठीक है, बढ़िया। उसके बाद है व्हेन अ रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम किसी भी प्रिज्म से एक रेडिएशन पास कराते हैं, हम किसी भी प्रिज्म से एक रेडिएशन पास कराते हैं तो वो रेडिएशन पूरे में डिस्पर्स हो जाता है, वो रेडिएशन पूरे में डिस्पर्स हो जाता है। और फिर डिस्पर्स होने के बाद जो पैटर्न मिलता है हमको स्क्रीन पर, यानी कि कौन सी स्क्रीन यूज़ करते हैं हम? फोटोग्राफिक प्लेट, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कोई रेडिएशन आ रहा है मान लो, ठीक है, इसको हमने प्रिज्म से पास कराया तो ये रेडिएशन प्रिज्म से गया, प्रिज्म से जाने पर ये कुछ स्प्लिट कर गया, ये प्रिज्म से जाने पर ये स्प्लिट कर गया। आई बात समझ में? ठीक है, जब स्प्लिट कर गया तो वो चीज़ हमने किस पे ऑब्जर्व की? उसकी स्प्लिटिंग फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने उसकी स्प्लिटिंग ऑब्जर्व की। ठीक है, उस स्प्लिटिंग को जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। पहला स्पेक्ट्रम होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम विच एमिट्स द रेडिएशन, which emits the radiation, और absorption वाला it absorbs the radiation, it absorbs the radiation। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना,
एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम दो अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं। और कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कितनी रेडिएशन एमिट हो गई वो एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको भी समझेंगे एक एग्जांपल से, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे तीन तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन वाले दो तरह के होते हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एक चीज़ ध्यान देना, कंसीडर करो कि हमें एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमें कैसा दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। किस कलर का दिख रहा है? ग्रीन कलर का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब रेडिएशन आ रही है और वो प्रिज्म पे पड़ रही है, और इस पे हम ऐसे समझ लो कि रेडिएशन आ रही है और वो हमको कलर दिख रहा है, तो हमें कलर कौन सा दिखता है? दरअसल लाइट में कितने कलर होते हैं? लाइट में होते हैं 7 कलर्स। कौन कौन से? विबग्योर, ठीक है। लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं, लेकिन हमें दिख कौन सा रहा है? हमको ये वाला दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ग्रीन कलर इज एमिटेड, ग्रीन कलर इज एमिटेड, यानी कि ग्रीन कलर एमिट हो रहा है, ठीक है। और बाकी अदर्स आर एब्जॉर्ब्ड। तो बाकी कैसे हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। बाकी कैसे हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना बस, ठीक है। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक। कहाँ चला गया? आजा भाई, हाँ ये रहा, ठीक है। थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। लो ये चला गया, ये क्या बात होती है? चलो ठीक है, छोड़ो, ऐसे रहने दो, ठीक। उसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये एमिशन का एक पार्ट है। तो देखो ये कह रहा है कि जब भी एक नैरो बीम ऑफ लाइट हम पास कराएंगे प्रिज्म से, ठीक है, तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी, जो हमने ऊपर बात की थी। तो अगर ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, तो इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है कि हम एक वाइट लाइट लेके आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। ये वाइट लाइट हमने जैसे ही प्रिज्म पे डाली, ये डिसिपेट हो गई, इन कलर्स में हो गई। ये वाइट लाइट इन कलर्स में टूट गई। कौन कौन से कलर हैं इसमें? V, I, B, G, Y, O और R। तो हमारे पास इसमें 7 कलर हो गए, विबग्योर। अब इनमें ये कहीं से आपको टूटा हुआ लग रहा है, देखने में ऐसा कहीं लग रहा है। अगर इसको ध्यान से देखो तो कहीं से लग रहा है कि ये कहीं बिखरा है, कहीं कुछ कम ज़्यादा है इसमें, ऐसा है? नहीं है। वॉयलेट इज़ मिक्सिंग इन इंडिगो, वॉयलेट इज़ मिक्सिंग इन इंडिगो, इंडिगो इज़ मिक्सिंग इन ब्लू, ब्लू इज़ मिक्सिंग इन ग्रीन, ग्रीन इन येलो, येलो इन ऑरेंज एंड ऑरेंज इन रेड। इस तरह से मिक्सिंग होती चली जा रही है ना। तो ये चीज़ समझ गए थे। तो सारी चीज़ें मिक्स होते चली जा रही हैं, इस पर कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अगला आता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम हम दोनों के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम हम एमिशन के लिए भी पढ़ते हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए भी पढ़ते हैं। किसके लिए? एमिशन के लिए भी पढ़ते हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस को हीट करते हैं बंसन बर्नर पे या इलेक्ट्रिक करंट देके, जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है,
और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर। ठीक है, यानी कि हमने क्या लिया, एक वोलेटाइल सब्सटेंस लिया, वोलेटाइल सब्सटेंस को हमने बर्न किया बंसन फ्लेम पे। बंसन फ्लेम पे बर्न कर सकते हो या फिर उसको इलेक्ट्रिक करंट दे के उसको हीट कर सकते हो, और उसको पास कराएंगे किसी गैस से बहुत ही लो प्रेशर पे। जब ये लो प्रेशर पे जब वो गैस से पास होगा ना, तो उससे कुछ तरह की लाइट निकलेगी। ठीक है, उसी को हम स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे, वो लाइन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड दैट द स्पेक्ट्रम कंटेन्स आइसोलेटेड कलर्ड लाइन्स सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स। ठीक है, ऐसा इसमें दिखाया गया कि जो लाइट एमिट हो रही है, जो लाइट हमको दिख रही है, जो एमिट हो रही है, वो बहुत ही पतली पतली लाइनें हैं, और बाकी पूरा जो बैंड है वो कैसा है, डार्क बैंड हो गया है। अब ये डायग्राम देखो, अगर इस डायग्राम की बात करो तो जो ऊपर वाला डायग्राम है ये वाला, ये कौन सा है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का डायग्राम है। इसको डिलीट कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ गए, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब उसमें देखो ये एमिशन स्पेक्ट्रम, उसके नीचे दिख रहा है, लाइंस बनी हुई हैं, पतली पतली लाइनें हैं, एक ये लाइन गई है, एक ये लाइन गई है, फिर एक पतली सी ये लाइन है, फिर उसके बगल में एक पतली सी एक और लाइन है, फिर एक पतली सी लाइन है, फिर ये भी एक थोड़ी सी मोटी लाइन है, फिर ये बहुत ही पतली लाइन है। ऐसे लाइंस आपको दिख रही हैं, दिख रही हैं ना, समझे या नहीं समझे, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये ब्रेक होके इसने क्या बनाया, ऐसा बनाया। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या है, पूरे में आपको कलर कलर दिख रहा है, पूरे में आपको कलर कलर दिख रहा होगा, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में सिर्फ पतली पतली लाइंस आपको दिख रही हैं, सिर्फ पतली पतली क्या दिख रही हैं, लाइंस दिख रही हैं, और बाकी पूरा क्या है, ये डार्क बैंड हो गया हमारे लिए। ये थोड़ा सा बैंड जैसा दिख रहा है आपको, है ना, बैंड तो समझते हो ना, वो ढोल नगाड़े वाला बैंड नहीं यार, ध्यान रखना उसको। ठीक है, तो ये सबके लाइन स्पेक्ट्रम दे दिए गए हैं। ये एमिशन वाले हैं, ये कौन से वाले हैं, ये सारे के सारे जो बने हैं ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये कौन से वाले हैं, ये एमिशन वाले हैं। थोड़ा सा अच्छे से बना दो, ठीक है, हटाओ। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो ध्यान से, ये कौन सा दिया हुआ है, ये दिया है हमको एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या दिया हुआ है, एमिशन, जो एमिट हो रही है, जो हमें दिख रही है, जो हमें नहीं दिखती वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस देखना, एब्जॉर्प्शन में जो डार्क है वो एमिशन में कलर्ड है, एब्जॉर्प्शन में जो डार्क लाइंस हैं वो एमिशन में कैसी हैं, कलर्ड लाइंस हैं, और एब्जॉर्प्शन में जो कलर्ड है वो एमिशन में डार्क है। ठीक है, कलर तो सारे हैं, कलर सारे हैं इसमें, लेकिन बस बात कितनी है कि हमको दिखते कितने हैं और हमसे छुपते कितने हैं। तो ये है हाइड्रोजन का लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये लाइन वाला है। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, आ गई, बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम भी सेम, हम एमिशन के लिए भी पढ़ेंगे और एब्जॉर्प्शन के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड ओवरलैपिंग बैंड्स ऑफ लाइट रेदर देन द शार्प डिस्टिंक्ट लाइन। अरे भैया कि अब यहाँ पर देखो, जब भी ये वाला था तो इसमें क्या हो रहा था, इस पर पतली पतली लाइंस आ रही थी, है ना। अभी जब इसकी बात करोगे तो इसमें बैंड आ जाएंगे। दीज बैंड्स अराइज
from molecules transitioning between different energy levels, emitting light as they move from higher to lower energy state। ठीक है, यानी कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, मान लो देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, इट इज़ प्रेजेंट एट इट्स ग्राउंड स्टेट यानी कि n इज इक्वल्स टू 1। अब ये n1 से n2 पे जंप करना चाहता है, ये n1 से n2 पे जंप करना चाहता है, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, इसका एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। हमें क्या कराना पड़ेगा, इसका एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? तो एक्साइट कराने पर जो भी लाइट निकलेगी उसको हम बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो कुछ ऐसा दिखता है बैंड स्पेक्ट्रम। अब इसमें ध्यान से देखो, तो ब्लू कलर का बैंड आया है, ग्रीन का भी बैंड आया है ठीक ठाक, येलो का भी ठीक ठाक बैंड आया है, पतला सा बैंड है, ऑरेंज का भी अच्छा खासा बैंड आया है, और रेड का भी बड़ा बैंड आया है। ठीक, समझे या नहीं समझे? तो ये होता है बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ समझने वाली है। कैसे, वो देखो, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या कह रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास एक H2 गैस है, हम इससे इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं इसमें। ठीक, तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो डिसोशिएट हो जाएंगे और एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। अब जो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है वो रेडिएशन एमिट कर रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की। ठीक, तो उसको हमने अलग अलग सीरीज़ का नाम दे दिया, उसको हमने अलग अलग सीरीज़ का नाम दे दिया। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको ध्यान रखना बिल्कुल। हमने क्या क्या सीरीज़ निकाली, हमने सीरीज़ निकाली, पहली सीरीज़ थी हमारी लाइमन सीरीज़। ठीक है, दूसरी सीरीज़ हमने निकाली वो थी बाल्मर सीरीज़। तीसरी सीरीज़ हमने निकाली वो थी पाशन सीरीज़। चौथी सीरीज़ हमने निकाली वो थी ब्रैकेट सीरीज़। पांचवी सीरीज़ जो हमने पढ़ी वो है पीफन सीरीज़। ठीक है, और लास्ट सिक्स्थ जो सीरीज़ हमने पढ़ी वो है हम्फ्री की। वो किसकी है, वो हम्फ्री की है। ठीक, ये चीज़ आया समझ में। अब ये सीरीज़ का डायग्राम आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना। ये N1 है, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, N6 है, N7 है और N8 है। इस कंडीशन पे अगर देखा जाए N1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सब क्या है, एक तरह से मान लो इनको नंबर ऑफ शेल्स। इनको क्या मान लो, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो N1 से N2, N2 से N3, N3 से N4, N4 से N5, N5 से N6 और N6 से N7 और N7 से N8। अब ध्यान देना एक चीज़ का बिल्कुल, कि जो लाइमन सीरीज़ है वो हमेशा यूवी रेस पे काम करती है। किस पे काम करती है, लाइमन सीरीज़ ऑलवेज वर्क फॉर यूवी रेज। ठीक, बाल्मर वर्क फॉर विजिबल रीजन्स, पाशन सीरीज वर्क फॉर इंफ्रारेड रेज, ब्रैकेट सीरीज वर्क फॉर इंफ्रारेड रेज, फन सीरीज वर्क फॉर इंफ्रारेड रेज, हम्फ्री सीरीज वर्क फॉर इंफ्रारेड रेज। तो इस बात का ध्यान रखना बस। ठीक, बाकी कोई समस्या नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम जंप कहीं से भी कहीं तक का कर सकते हैं। अगर हमें लाइमन सीरीज़ पे आना है तो लाइमन सीरीज़ पे हम कहाँ से कहाँ आ सकते हैं, हम बाल्मर से आ सकते हैं, हम पाशन से आ सकते हैं, हम ब्रैकेट से आ सकते हैं, हम फन से आ सकते हैं, हम हम्फ्री सीरीज़ से आ सकते हैं। तो लाइमन से आने के हमारे पास बहुत ऑप्शन है। ठीक, समझे या नहीं समझे? ऐसे ही बाल्मर पे आने के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम पाशन से आ सकते हैं, ब्रैकेट से आ सकते हैं, फन से आ सकते हैं, हम्फ्री से आ सकते हैं।
तो ये चीज़ इसमें है, ठीक। इसको समझ गए। इसको प्रूव करने के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्रूव करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जो कि राइडबर्ग ने दिया था, ठीक। तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था राइडबर्ग फॉर्मूला। वो फॉर्मूला था हमारा वेव नंबर इज इक्वल्स टू R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक, सेंटीमीटर इनवर्स। और n हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए ये चीज़। तो अब दूसरी कंडीशन कि ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया, अगर दूसरे एटम्स के लिए आ जाएगा तब तो एक और फार्मूला है उसके लिए, वेव नंबर इज इक्वल्स टू R Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। ये चीज़ आ गई। अब हर चीज़ के लिए n1 और n2 अलग अलग हैं। Z क्या है आपका? Z है आपका एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। R क्या है? R है राइडबर्ग का फॉर्मूला है, तो R है राइडबर्ग कांस्टेंट। V बार क्या है? वेव नंबर, ये चीज़ आप पढ़ ही चुके हो। n1 और n2 क्या है? ये हैं नंबर ऑफ शेल्स। ये क्या है? नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। अब ध्यान देना, लाइमन सीरीज़ के लिए, फॉर लाइमन सीरीज़ n1 क्या होगा? 1 और n2 क्या होगा? लाइमन सीरीज़ के लिए n1 क्या होगा? 1 और n2 क्या होगा? इन्फिनिटी। n2 क्या होगा? इन्फिनिटी। सेम फॉर बाल्मर सीरीज़, फॉर बाल्मर सीरीज़ इसके लिए n1 क्या हो जाएगा? 2 और n2 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। सेम फॉर पाशन सीरीज़, ठीक है, इसके लिए n1 कितना हो जाएगा? 3 और n2 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। सेम फॉर ब्रैकेट सीरीज़, इसके लिए n1 कितना हो जाएगा? 4 और n2 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। सेम फॉर फंड सीरीज़, इसके लिए n1 कितना हो जाएगा? 5 और n2 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और लास्ट सेम फॉर हम्फ्री सीरीज़, ठीक है, इसके लिए n1 कितना हो जाएगा? 6 और n2 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। यहाँ तक आया समझ में? और इसकी वैल्यूज़ रख के r की वैल्यू कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है तो r की वैल्यू एक फिक्स होती है। r इज इक्वल्स टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर r की वैल्यू एक और रख सकते हो 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो ये दो r की वैल्यूज़ होती हैं, इसको ध्यान रखना। r की वैल्यू पता है, z आपको एटॉमिक नंबर पता ही चल जाएगा। n1 n2 अब जिस सीरीज़ के लिए निकाल रहे हो उसके लिए निकाल लेना, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेना वेव नंबर वहाँ से। आया समझ में यहाँ तक? इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल ये सब हम